नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम में। और साथियों, आज हम साइंस की क्लास ले रहे हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाता है। पहला ऑप्शन है साथियों अपना प्लाज्मा, दूसरा है सफ़ेद कणिकाएँ, तीसरा है लाल कणिकाएँ और चौथा है प्लेटलेट्स। तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा साथियों प्लाज्मा। क्या आंसर हो जाएगा? प्लाज्मा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या है साथियों कि प्लाज्मा, ये रक्त प्लाज्मा है वो रक्त का आजीवन तरल भाग होता है, यानी अजीवित यानी ये जीवित नहीं होता है, ये तरल भाग होता है और उसमें 90 से 92% जल होता है। ठीक है दोस्तों। और 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है और 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये तो इसकी संरचना के बारे में बात हुई। और इसका मुख्य कार्य दोस्तों पचे हुए भोजन को और हार्मोन्स को शरीर में संवहन करना मतलब है शरीर में फैलाना, ये होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क की, दूसरा है हृदय की, तीसरा है फुफ्फुस की और चौथा है वृक्क की। तो इसमें आंसर हो जाएगा हृदय की गतिविधि को। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को। देखिए ईसीजी का पूरा नाम होता है साथियों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण होता है साथियों। और किसका किया जाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ये। ठीक है ना, हृदय की गतिविधि को ये दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य बताइए। मानव शरीर के पाचन तंत्र का क्या कार्य है? तो रक्त ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है रक्त ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और हार्मोन्स को प्रसारित करने के लिए। दूसरा है भोजन को तोड़ना, अवशोषित करना और शरीर में अपशिष्ट को निकालना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा साथियों। तीसरा ऑप्शन शरीर से यूरिया नामक अपशिष्ट उत्पाद को खत्म करना, ये खत्म नहीं कर सकता है, निकालता है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दो नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि जटिल पोषक तत्वों को या जो जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा ये सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है। और अमाशय, इसका अमाशय है वो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है एवं छोटी आंत होती है, उसका दूसरा नाम है क्षुद्रांत्र। ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है अमाशय, और जो छोटी आंत है वो सबसे लंबा भाग होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है? न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है? न्यूमोनिया एक रोग होता है, इसका जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है या विषाणु है। ठीक है, तो इसका आंसर साथियों निमोनिया का जो रोगजनक है वो जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु है। वो किस प्रकार जीवाणु है? देखिए निमोनिया, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइप्लोकोकस फेनेमिनिया। ठीक है ना, देखो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इस नामक जीवाणु से होता है ये निमोनिया, इस जीवाणु से होता है। और इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े प्रभावित, और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और रोगी, इसके लक्षण है रोगी को तेज बुखार आना और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है प्लेग किससे फैलता है? 5वां क्वेश्चन अपना कह रहा है प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। देखिए ये 5वां क्वेश्चन था, ये इसकी व्याख्या है। एक जीवाणु जनित रोग है। कौन है? प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है और ये रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से मानव में फैलता है या दूसरे लोगों में। यह एक संक्रामक रोग, इसे प्लेग को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। और प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से
ये रोग दूसरे लोगों में भी हो सकता है। ये प्लेग के बारे में जानकारी थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। H1N1 जो वायरस है वो किस बीमारी से संबंधित है। पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा है डेंगू बुखार, तीसरा है मलेरिया और चौथा है स्वाइन फ्लू। तो जैसे ही H1 और N1 ये नाम आ जाए ना, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड होता है। H1N1 किससे रिलेटेड होता है? स्वाइन फ्लू से रिलेटेड होता है। देखिए, स्वाइन फ्लू को, लू नाम आ गया, स्वाइन फ्लू को H1N1 नाम से भी जाना जाता है। इस वायरल बीमारी, ये एक वायरल बीमारी है। इसका जनक क्या है? सूअर को माना जाता है। स्वाइन फ्लू का जनक सूअर को माना जाता है, इसलिए सूअर को लू भी बोलते हैं। ठीक है ना, सूअर क्या कहते हैं इसको? सूअर लू। स्वाइन फ्लू को सूअर लू भी कहा जाता है। यह एक वायरल बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है। जब उल्टी दस्त लगती है तो निर्जलीकरण होता है और किसकी कमी हो जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, इसका इंग्लिश में अपन कहते हैं NaCl। ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का प्रतीक होता है K2Cl, इसका सूत्र ये होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, और ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को अपन रक्त कहते हैं। तो उल्टी एवं दस्त लगने से शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी होती है? तो ये ध्यान रखना, NaCl की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? NaCl की कमी होती है। NaCl का आप सूत्र जानते होंगे, NaCl ये सूत्र होता है। देखिए, उल्टी एवं दस्त शरीर में किस किस की कमी करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोराइड की कमी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा NaCl की कमी होती है। यहाँ सब सारे के नाम दे दिए है। इससे हाथ पैरों में दर्द आने लगता है। ठीक है, उल्टी दस्त ये इसके लक्षण है। आंतों में मूवमेंट होता है और हार्ट की गति कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, हार्ट की गति कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 8वां क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या है। ये पूछ रहा है प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक के बारे में देखिए, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है। पहला ऑप्शन ये था। ठीक है, दूसरा है किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणु की वृद्धि को निरुद्ध करता है। यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, क्यों हो जाएगा? देखो, यहाँ पहला ऑप्शन है ये सही नहीं बैठता है, ये निरुद्ध नहीं करता है। प्रतिजैवी है वो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक यह भी नहीं होगा। बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक यह नहीं होगा। तो प्रतिजैविक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी रोगाणुओं की वृद्धि को क्या करेगा? ये निरुद्ध करेगा। ठीक है, देखिए, प्रतिजैवी किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, यानी रोकता है। प्रतिजैवी के देखो उदाहरण है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये प्रमुख प्रतिजैविक है, इनके नाम याद कर लेना आप हैं। और क्लोरोमाइसिटीन, ये 4 प्रतिजैविक है। मैंने मुख्य नाम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको याद रह जाए। आगे 9वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपने को। पहला है धोबी, मलेरिया, न्यूमोनिया और मम्प्स, ये कृमि, ये 5 बीमारियां हैं साथियों। और आगे ये किन से फैलते हैं? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से और कवक से। तो इनका किन से संपर्क है ये अपने को बताना है। तो इसमें देखिए, ये जो धोबीज है ये तो फैलता है कवक से। किससे फैलता है? कवक से। धोबीज किससे फैलेगा? कवक से। दूसरा है 2 नंबर है मलेरिया। मलेरिया किससे है? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित। तीसरा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया है ये जीवाणु जनित रोग है, अपने प्रश्न किया था। और चौथा जो डी है मम्प्स, ये है विषाणु जनित रोग।
क्या है साथियों, विषाणु जनित रोग। तो इस हिसाब से अपना क्या बैठ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन से ही बैठ जाएगा। 9वें प्रश्न में क्या बैठ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है सही बैठ जाएगा। देखिए न्यूमोनिया रोग किससे फैलता है। पहले न्यूमोनिया का बारे में बता दिया कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक ये इस जीवाणु से होता है। न्यूमोनिया रोग है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और गलसुआ रोग का कारक क्या है, मम्पस ये वायरस है, ठीक है। और मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण फैलता है, या प्लाज्मोडियम परजीवी जिसको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं, इसके कारण फैलता है। और ये आगे है धोबीच, ये एक कवक जनित रोग है। क्या है, धोबीच एक कवक जनित रोग है और जिसमें खाज खुजली होती है। ये साथियों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप देख लेना, बढ़िया लग रहा है मुझे। और ध्यान से इन रोगों के और कारक हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हृदय घात का क्या कारण है। हृदय घात किस कारण होता है। ऑप्शन है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, दूसरा ऑप्शन है धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, तीसरा है हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा में पहुंचना, और चौथा है ये सभी। 4 ऑप्शन दे दिए ना, तो इसमें साथियों सारे ये कारण हो सकते हैं। हृदयघात जो हार्ट अटैक आता है हम इसको हृदयघात कहते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के कारण भी हो सकता है, धमनियों में रक्त का यदि थक्का जम जाए ये भी कारण हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। और रक्त की अपर्याप्त मात्रा यानी कम या ज़्यादा मात्रा पहुंचने से भी हो सकता है, यानी सारे कारण हो गए। तो देखिए इसमें एंजाइन यानी दिल में ऑक्सीजन की कमी, इसको हृदयघात कहा जाता है, एंजाइन, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन की कमी, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ये दूसरा कारण, शरीर की निष्क्रियता और डायबिटीज़ यानी दिल के दौरे हृदयघात के जोखिम के कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है। कौन सा विकार है वो अनुवांशिक नहीं है। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा डाउन सिंड्रोम और चौथा है वर्णांधता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, ये अनुवांशिक रोग नहीं है, इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये अनुवांशिक विकार नहीं है, बाकी जो तीनों है हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता ये तीनों अनुवांशिक रोग है साथियों, ये आप ध्यान रखना। देखिए मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से, देखिए पहला है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, चौथा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, पांचवा है पटाउ सिंड्रोम और छठा है डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म। ये अनुवांशिक रोग मनुष्य में होते हैं। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या है कि कोरोना विषाणु है, डी ज़ूकोडीएनए विषाणु है या एक ज़ूकी आरएनए विषाणु है, एक रज्जु की, तीसरा है एक रज्जु की डीएनए विषाणु है या द्विरज्जु की आरएनए विषाणु है। तो ये कोरोना के बारे में बताया हुआ है, तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा ये एक रज्जु की आरएनए, यानी एक रज्जु की है और याद रखना आरएनए ये विषाणु है। कौन सा विषाणु है, एक रज्जु की आरएनए विषाणु। देखिए आगे पढ़ते हैं। कोविड-19 के बारे में थोड़ी जानकारी है। WHO ने घातक कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा, क्या कारण था। इसमें जो को है, को का अर्थ होता है कोरोना, ठीक है, वी का अर्थ होता है वायरस, ठीक है, तथा कोविड, को का कोरोना, वी का वायरस और डी का अर्थ होता है डिजीज यानी बीमारी। इन तीनों नामों से ये कोविड बना है। चूँकि इस विषाणु की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी, अतः अंत में वर्ष का अंक 19 यानी वहाँ से लिया गया। 2019 में ये बीमारी आई थी, इस कारण इसको कोविड-19 नाम दे दिया। सभी कोरोना वायरस 120-160 nm से घिरे हुए एक रज्जु की आरएनए वायरस होते हैं। क्या होते हैं, एक रज्जु की आरएनए वायरस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यह प्राणियों से इंसान में फैलता है। यह कोरोना वायरस परिवार का सबसे नया सदस्य है जो कोविड-19 है वो, और एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान में प्रवेश करने में सक्षम होता है। मानव शरीर में कोविड-19 प्रवेश कहाँ से करता है, देखो एक तो नाक, मुंह है,
और आँखों से, इनसे यह प्रवेश कर सकता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 का टीका कौन सा था? यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भारत में यह टीका लगाया गया था, तो उसका क्या नाम था? स्पुतनिक, जाइकोव डी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। साथियों ये दोनों है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये तो वृद्धों या 30-32 साल 25 साल से ऊपर वाले के लिए लगाया गया था, और ये जो जाइकोव डी है ये बच्चों के लिए था, 12 वर्ष से ऊपर है, और 20 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए ये था। और स्पुतनिक जो टीका है ये रूस का है, ठीक है। तो 12 वर्ष से ऊपर वालों के लिए जाइकोव डी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय फार्मा कंपनी, क्या नाम है इसका? जाइडस कैडिला, कंपनी का नाम याद रखना, जाइडस कैडिला, और इसकी वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। जो टीका था वो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया पहला डीएनए आधारित वैक्सीन है, पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। और इसमें एक खास बात थी कि ये बिना सुई का टीका था। बाकी जो टीके थे वो तो सुई से थे, लेकिन ये बिना सुई का टीका था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित होता है। यानी ग्लूटेन मुक्त जो आहार है वो किसको दिया जाता है? पहला ऑप्शन है सीलिएक रोग, दूसरा जिसको सीलिएक रोग हो उसको दिया जाता है, या उच्च रक्तचाप वालों को, या मधुमेह वालों को, या यकृत शोथ वालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सीलिएक रोग वालों को ये ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ सीलिएक रोग क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की वजह से होने वाली बीमारी है। किस की बीमारी है यह? यानी इम्यून रिएक्शन, इससे संबंधित बीमारी है। और जो लस भोजन खाने से होता है, यानी ग्लूटेन फूड, अलग तरह का भोजन खाते हैं ना, दूषित भोजन, उससे होता है ये सीलिएक रोग। यह बीमारी गेहूँ, जौ, राई और ओट्स में पाए जाने वाले एक खास किस्म के प्रोटीन से होता है, और यह एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षित रोग है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर के खिलाफ लड़ने लगती है, यानी अपने शरीर को खुद को नुकसान पहुंचाती है। ये खतरनाक रोग है साथियों, सीलिएक रोग, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है 15वें क्वेश्चन में। 15वां प्रश्न है कि 6 रोग, टाइफाइड, कुकर खांसी और छोटी माता। इधर है साल्मोनेला टाइफी, बेरिसेला जोस्टर, बार्डेटेला पर्टुसिस और माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। इन किस रोग का किससे संबंध है, ये 15वें में अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो जो 6 रोग है इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 6 रोग है वो माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। और जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, यानी टाइफाइड का रोगजनक ये हो जाएगा। कुकर खांसी किसके कारण होती है? कुकर खांसी होती है बार्डेटेला पर्टुसिस से, 3C में 3 हो जाएगा। और जो बचा छोटी माता वो हो जाएगी बेरिसाल जोस्टर के कारण। तो अपना ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो गया? 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी, यानी केवल दूध पीता है, अंडे खाता है और रोटी का सेवन करता है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी और मेरास्मस। तो इसको कौन सा रोग हो सकता है ये कह रहा है। तो इसमें साथियों हो जाएगा स्कर्वी रोग, जो यानी ये केवल दूध, अंडे और रोटी का सेवन करेगा उसको स्कर्वी रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए विटामिन सी का नाम होता है, ये रासायनिक का नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है, ठीक। और स्कर्वी रोग इस विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। किसी व्यक्ति में यदि विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होता है। और ये जल में विलेय विटामिन होता है जो विटामिन सी होता है। और किन से प्राप्त होता है? देखिए नींबू, संतरा और मौसमी से प्राप्त होता है। आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। ये विटामिन मानव में
कोलोवेन के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखना, किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? कोलोवेन के निर्माण में आवश्यक है। बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का क्या कारण है? बच्चों में तो होता है सूखा रोग और वयस्क जो होते हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस का क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहला है विटामिन डी की अधिकता, दूसरा है विटामिन सी की कमी, तीसरा है विटामिन डी की कमी और चौथा है विटामिन ए की अधिकता। तो इसमें साथियों हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग होता है और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। देखिए, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। यदि हम सौर ऊर्जा से या बाहर सूर्य का ताप का सेवन करेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल है। ये ध्यान रखना, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ये वसा में विलेय विटामिन होता है, विटामिन सी भी विलेय होता है और डी भी विलेय होता है। और ये विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। और इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेटस और प्रोडो में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और रिकेटस को इसका दूसरा नाम है सूखा रोग, सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है। ये ध्यान रखना साथियों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनके द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को विटामिन, जो त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल होता है ना, उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे जो कूट दिए गए हैं उनकी सहायता से अपन को सही उत्तर देना है। जैव अणु है वो जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन और चौथा न्यूक्लिक अम्ल। पहले में 2 और 3 यानी लिपिड और प्रोटीन, दूसरे में केवल 3 और तीसरे में 3 और 4 और चौथे में 1 और 4। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? 2 नंबर हो जाएगा। यानी जैव अणु या जैव उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में केवल प्रोटीन है, वो काम करता है। कौन काम करता है साथियों? प्रोटीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंजाइम, यही है ना, हाँ। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जो भोजन के पाचक में सहायता करता है। ये जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तथा एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 की घात 10 के गुणा में, यानी 10 की घात 10 का मान देखो कितना होता है, उतना बढ़ा सकता है। ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो। एंजाइम की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेन ने की थी, ये भी ध्यान रखना। और एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? दूध से जब दही बनता है वो किस कारण बनता है? माइकोबैक्टीरिया से बनता है या स्टेफाइलोकस से बनता है या लैक्टोबैसिलस से बनता है या खमीर से बनता है? ये प्रश्न है। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा लैक्टोबैसिलस से। दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, ठीक है। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 2.25 किलो कैलोरी। तो ये ध्यान रखना साथियों, 1 ग्राम जब आपको वसा मिल रही है, चर्बी यानी जो चिकनी चीज़ें, उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। देखिए, 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में केवल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4, वसा में 9 कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। और 1 ग्राम
एल्कोहल में 7 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। एल्कोहल में इनसे ज़्यादा होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। मानव मस्तिष्क, कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ये बात आप सभी जानते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? कौन सा ऐसा लाभ है लार का लाभ नहीं है? देखिए, लार का लाभ नहीं है, यह ध्यान रखना। ये निगलने में मदद करती है, ठीक है। शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ठीक है। मुख और दांतों को साफ रखती है। ये होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। चौथा भी सही है। 21वें में क्या हो जाएगा? लार का काम नहीं है, तो ये आरबीसी में वृद्धि करती है, ये कोई काम नहीं है। यानी निगलने में मदद, यानी हमारे भोजन को पचाने में वृद्धि करेगी, आरबीसी में वृद्धि नहीं कर पाएगी। दांतों और मुंह को साफ भी रखती है और होठों तथा जीवा की गति को भी अनुकूल बनाती है। देखिए, लार हल्की अम्लीय होती है। लार कैसी होती है? अम्लीय, और उसका पीएच होता है 6.8 पीएच मान। पीएच मान जो 7 से कम होता है ना, वो चीज़ें अम्लीय होती है, और 7 से ज़्यादा वाली चीज़ें होती है वो क्षारीय होती है। 7 पर निर्भर रहता है। ये लार ग्रंथियों से निकलती है। लार कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से। इसमें लगभग 99.5% जल होता है और शेष भाग में जल में घुले हुए कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। इन पदार्थों में कुल आयन क्या क्या होते हैं? Na यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन ये होता है, और इसके अलावा एंजाइम भी होते हैं। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। किस में मदद करती है? खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है, ये ध्यान रखना। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। होठों तथा जीवा को गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ये वो सारे ऑप्शन वाले वापस आ गए। देखिए, 22वां क्वेश्चन है, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। 4 ऑप्शन आ गए ना। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत साथियों इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत में तो 35% होता है तथा पेशियों में 65% संग्रहित होता है। इस बात का ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। एथलीट को क्या चीज़ दिया जाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड। ये 4 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड सभी में कॉमन है, मोनो, डाई, पॉली और ओलिगोसेकेराइड, जो एक तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान 4.1 होता है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का या गुलाब का? होमो सेपियंस किसका नाम होता है? साथियों, होमो सेपियंस मनुष्य का नाम होता है। वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। देखिए, आगे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रिनिगा। क्या नाम होता है? राना ट्रिनिगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम होता है साथियों? पैंथेरा टाइग्रिस। तथा गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा साइनेंसिस। गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा साइनेंसिस। आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। रेशेदार मूल के उदाहरण बताइए, या रेशेदार मूल का उदाहरण बताइए। रेशेदार मूल सरसों है, चना है, मक्का है या गाजर चेकिंग है? बताइए साथियों, इसमें रेशेदार जो है वो मक्का है, सरसों, ये चना और गाजर चेकिंग ये मूसला मूल के उदाहरण है। देखिए, यह जब पौधे के आधार से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती है, यानी बहुत सारी जैसी जड़ें निकलती है ना, तो उन्हें रेशेदार जड़तंत्र या रेशेदार मूल कहा जाता है। रेशेदार मूल के उदाहरण है गेहूँ, चावल, मक्का, घास आदि। इसके अलावा बाजरा,
बाजरा होता है उसमें रेशेदार मूल होती है, ठीक है। बाकी देखो मोट, गंवार, चौड़ा, इसमें क्या होती है, मूसला मूल होती है। ये रेशेदार मूल के उदाहरण थे। तो ये तो थे दोस्तों आज के अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आप बढ़िया तरीके से एक बार देखना और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये एग्ज़ाम में मेरा विश्वास है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी।